गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रेडिशनल अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच की कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो मैं आज आपको उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10.23 है और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहले मैं रीड कर ले रहा हूँ। इसमें दो पार्ट्स दिए गए। एक कंपनी है जिसका नेट ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख रुपए यानी EBIT, और उसके पास 5 लाख रुपए 6% के रेट से डिबेंचर्स है। उसका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अकॉर्डिंग टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और बी वाले पार्ट में दिया है कि अगर हम डिबेंचर को 7.5 लाख रुपए तक बढ़ा देते हैं तो इससे फर्म की वैल्यू पे कैपिटलाइजेशन रेट पर क्या असर होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो आप यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको हम वी बोलते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो है EBIT इंटू 100 और डिवाइडेड बाय KO, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है आपका EBIT इंटू 100 डिवाइडेड बाय K है। तो EBIT देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ये 1 लाख रुपए, ठीक है, इंटू 100 करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 10% दिया हुआ है। तो आपका डिवाइड करने पर इतना आता है 10 लाख रुपए। अब इसमें से हम करेंगे लेस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आपका आ गया, तो अगर लेस करते हैं तो इसके बाद आती है आपकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी 5 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। अब जो क्वेश्चन में हमने एक चीज़ तो निकाल ली, अब हमें निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं KE। तो देखिए उसका फार्मूला है EBIT माइनस I, है ना, और अपॉन में V माइनस B। तो I मतलब होता है इंटरेस्ट, V मतलब होता है आपका टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, और B का मतलब होता है डेब्ट का कंपोनेंट। तो देखिए हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, EBIT जो है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो ये इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास डिबेंचर है 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख इंटू 6/100, तो ये आपका आता है 5 लाख का 6% जो है वो आपका आता है 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो हमें ये फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो EBIT जो था आपका हमने लिया था 1 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट आया वो 30,000 रुपये, ठीक है। इंटू करेंगे इसको हम 100 से और डिवाइडेड करेंगे V माइनस B। तो V
देखिए आपका ये था -b, यानी कि हमको s से डिवाइड करना है। तो s की वैल्यू जो हमारे पास आई है 5,00,000 रुपये, तो हम यहाँ 5,00,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो KE आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 14%। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम जो अगर बी वाला जो पॉइंट दिया है कि अगर हम मार्केट वैल्यू इसको 7.5 लाख रुपए कर दे तो क्या होगा। तो पहले तो हमारा ये जो है, ये जो हमने टोटल मार्केट वैल्यू है ऑफ फर्म, तो पहली तो सेम वही आएगी जो हमने ऊपर यहाँ निकाली है। अब बस ये आपका जो बी है ये 10 लाख की जगह कितना रह जाएगा, सॉरी 5 लाख की जगह ये कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। तो 7.5 लाख माइनस करेंगे तो आपका जो एस है वो 2.5 लाख आ जाएगा। बस अब आपको ये वाला जो कैलकुलेशन करना है, तो अब आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख की जगह आपको 2.5 लाख पे करना, 7.5 लाख का 6% निकालना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 22% आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आ रहा है 22%। अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच का भी बताया था, है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 10.26 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 478 पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपने नेट इनकम अप्रोच में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें सेम वैसा ही होता है, इसका जो फॉर्मेट है सेम वैसा ही होता है और इसको वैसे ही सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं MM अप्रोच पर। तो उसके लिए पहले मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। देखिए इसमें MM अप्रोच पर आपको क्वेश्चन नंबर है 10.27। यहाँ पर है, कंपनीज U and L are identical in every aspect that the former does not use डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर्मर का मतलब है कंपनी यू के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का कंपोनेंट नहीं है, जबकि एल के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, और कितना है उसके एल कंपनी में, 6 लाख रुपए के डेप्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अज्यूमिंग दैट ऑल द अजम्पशंस MM अजम्पशंस आर मेड, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 50% है, EBIT 1,20,000 रुपये है, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी यानी कि जो यू कंपनी का है वो है 12% है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्म्स यू एंड एल, ऑल्सो डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बोथ ऑफ द फर्म। चलिए हम इसका अब हमें निकालना है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में EBIT आपको दिया गया है 1,20,000, टैक्स आपको दिया है 50%, या इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.5% आता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 12%, तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.12% आता है। ये हमने इसको हमारे इजी के लिए कर लिया है। और BTN होता है टैक्स का कंपोनेंट, तो 6 लाख। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो इसको हम VU से डिनोट करते हैं, तो EBIT इंटू 1 - T अपॉन KE। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ जाएगा आपका 1,20,000, ये यहाँ से हमने लिया 1 - 0.5% और अपॉन में 0.12, तो यानी 1,20,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाता है 5 लाख। फिर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आप निकालते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका
वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म यानी कि 5 लाख प्लस डेप्ट का कंपोनेंट टैक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 5 लाख प्लस 6 लाख इंटू ये 0.5, तो आपका आ जाएगा 8 लाख। अब सबसे पहले इसमें हम करेंगे पोर्शन ऑफ इक्विटी इन कंपनी एल निकालेंगे। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म आई है, उसमें से डेप्ट का कंपोनेंट माइनस कर देंगे यानी 8 लाख माइनस 6 लाख, तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा हमें कंपनी एल में। तो देखिए यहाँ पर जो EBIT जो अभी हमने जो क्वेश्चन में दिया था वो है 1,20,000। इसमें से 6 लाख रुपए के आप कंपनी एल में डिबेंचर्स हैं, उसका 10% इंटरेस्ट हम लेस करते हैं तो 60,000। ठीक है, ये 60,000 हमने माइनस किया तो ये आपका EBT आता है 60,000। ठीक है, अब इसमें एक मिनट, तो ये आपका 60,000 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स, तो टैक्स आपको 50% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपको इसका 60,000 का 50% निकालना है तो 30,000 आता है। तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 30,000 आता है लेस करने पे। अब हमें निकालना है KE, तो आपका जो PAT आया इंटू 100 करिए और डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। तो ये आपका 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आप 2 लाख करेंगे, है ना, ये 2 लाख यहाँ पे हमने निकाला, तो ये आपका आ जाएगा 15%। ठीक है, अब हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, इन कंपनी एल। तो देखिए इसका फॉर्मूला है B1 - T अपॉन में VL प्लस इक्विटी इंटू KE अपॉन में VL इंटू 100। तो देखिए B यानी कि जो आपका डेप्ट कंपोनेंट है ना, वो आपका आया है 6 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इंटू करेंगे हम 1 - T का मतलब होता है आपका जो टैक्स रेट आया था, है ना, तो उससे टैक्स रेट जो था आपका 50% था, तो और अपॉन में VL, तो VL की जो वैल्यू आई थी वो 8 लाख रुपए थी, प्लस इक्विटी था 2 लाख का, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.15 डिवाइडेड बाय 8 लाख और इंटू 100, तो ये आपका जो आएगा वो आता है 7.5%। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये जो अब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन यहाँ पे फिनिश हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, पूंजी की लागत। जैसे अभी हमने देखा कि आप अलग अलग सोर्सेज से आप कैपिटल को आप कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनली जैसे इसमें 3 सोर्सेज मुख्य होते हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और डिबेंचर्स। तो अभी हमने देखा है कि जैसे डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है तो ये इसकी लागत हो गई, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको डिविडेंड पे करना होता है तो ये उसकी लागत हो गई। तो अभी हमको देखना है कि ये जो लागत है इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो और इसको क्या कहा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉस्ट जो होता है, जो डेप्ट जो होता है या जो डिबेंचर्स होता है ऋण, उसकी लागत कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से फार्मूले, इसमें सिर्फ फार्मूलेज हैं। तो देखिए आपके जो डिबेंचर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कि आपने एक बार ऋण पत्र इशू किए तो इसका जो भुगतान है कंपनी जब तक वाइंड अप ख़त्म नहीं होती तब तक नहीं किया जाएगा। फिर एक होते हैं इसमें, ये देखिए रिडीमेबल, यानी कि इनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 5 साल, 10 साल, है ना, इस तरीके से। तो देखिए जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है परपेचुअल, तो इसको हम, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टैक्स घटने से पूर्व वाले और एक होता है टैक्स घटाने के बाद वाले। तो बिफोर टैक्स को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं KE से। तो इसका फार्मूला होता है आपका इसका फार्मूला जो होता है I × 100 अपॉन में NP, है ना।
तो और आई का मतलब होता है जो आप डिबेंचर्स पे एनुअल इंटरेस्ट पे करते हो, है ना, वो जैसे अगर 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स है और 10% है तो 10 लाख का 10% निकाल लीजिए, 1 लाख रुपए। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, आपने उन डिबेंचर्स को कितने रुपयों में इशू किया है। अगर फेस वैल्यू पे इशू किया है, जैसे अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर से 1 लाख रुपए में इशू किया है तो उसका नेट प्रोसीड्स। अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर से उसको 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है यानी 90,000 पे, तो उसका नेट प्रोसीड्स। अगर 1 लाख रुपए के डिबेंचर से आपने उसको 10% के प्रीमियम पे इशू किया है तो यानी कि 1,10,000 वो उसका नेट प्रोसीड्स। अब आफ्टर टैक्स में देखिए इसको हम लिखते हैं के डी, तो इसमें हो जाता है के इंटू 1 - टी, थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट है आफ्टर टैक्स, और ये इसमें हम ये टी का मतलब होता है टैक्स रेट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 50% है ना, या 40%, तो वो हमें करना है। फिर अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स पे। तो ये भी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स होते हैं। तो बिफोर टैक्स में फार्मूला हो जाता है आई प्लस आर वी माइनस एन पी और सबके अपॉन में एन, फिर आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2 × 100, ठीक है। और यहाँ पर और अगर वो आफ्टर टैक्स है तो आई ब्रैकेट में 1 - टी प्लस आर वी इंटू एन माइनस एन पी अपॉन में एन और आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ आर वी जो आया है ये आई आने की, तो ये तो एनुअल इंटरेस्ट हो गया। जब भी हमने ऊपर देखा आर वी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, जैसे 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स है और 5 साल बाद आप उनको 1,20,000 रुपये दे रहे हैं तो वो आर वी होता है। एन पी मतलब नेट प्रोसीड्स, आपने कितने में इशू किया था। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने समय के बाद आप उसको रिडीम करेंगे, तो नीचे भी वही है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक परपेचुअल यानी कि जो लंबे अवधि के लिए रहते हैं जिनको रिडीम नहीं किया जाता है, रिडीमेबल। तो परपेचुअल का फार्मूला होता है केपी इज इक्वल टू डी आई वी। डी आई वी का मतलब होता है डिविडेंड इंटू 100 अपॉन में एन पी। जैसे अगर 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है 10% का डिविडेंड दे रहे हैं यानी 10,000, तो 10,000 इंटू 100 और नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब यहाँ वही होगा कि अगर 1 लाख रुपए में इशू किया तो वो 1 लाख से कम पे किया डिस्काउंट काट कर 90,000 पे फॉर एग्जांपल, तो 90,000। 1 लाख से ज़्यादा पे किया है 1,10,000 तो एक नेट प्रोसीड 1,10,000। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, तो यानी कि जिनका भुगतान कर दिया जाता है, तो डिविडेंड प्लस के वी सॉरी आर वी माइनस एन पी अपॉन में हो एन आर वी माइनस एन पी अपॉन 2 × 100। तो यहाँ पे आर वी का मतलब वही होगा रिडीमेबल वैल्यू, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट में आता है। फिर अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, तो ये सिर्फ अपने परपेचुअल होता है, रिडीमेबल नहीं होता है। तो के इज इक्वल टू डी अपॉन पी ओ प्लस जी। तो डी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अनुमानित लाभांश एट द एंड ऑफ द ईयर। पी ओ का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। और अगर D1 आपको सपोज़ ये नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, D1 + G है। तो ये जो DO 1 + G, तो DO का मतलब होता है डिविडेंड पेड बाय कंपनी। तो ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज वो बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो अभी आप इतना एक्सप्लेन इसको जो आप इसको देखिए समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।